बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाक भारत जंगी जुनून में कमी आई तो हुकूमत की कारकर्दगी फिर से खुलकर सामने आने लगी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में हुकूमती वज़रा के ब्लंडर्स खबरों की जीनत बनते रहे। सबसे पहले तो जनाब इमरान खान के वसीम अकरम ने अपने आप को एक घर और एक शानदार गाड़ी का तोहफा पेश किया। फिर अपने एमपीएस को खुश करने के लिए उनकी तनख्वाहों में कई गुना इजाफा कर डाला। इस जबरदस्त इकदाम को उसी रोज जनाब फवाद चौधरी ने इन अल्फाज में सराहा। मेरा ख्याल उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपया तनख्वाह जी जी, तो उन्होंने को 1.5 लाख कर दिया। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। बाद में जब वजीर आजम जागे और उनको मालूम हुआ कि उनकी ऑस्टेरिटी कैंपेन पर दाग किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के लाडले वजीर आला पंजाब ने लगाया है, तो ट्विटर पर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। जब जनाब फवाद चौधरी ने यह देखा तो 3 घंटे के अंदर एमपीएस की तनख्वाहों के मामले पर सरेआम यू टर्न लेते हुए पकड़े गए। ये तो थे जनाब फवाद चौधरी, लेकिन न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च के साने पर एक और वजीर मोहतरमा शीरी मजारी साहिबा के रद्द अमल भी हैरान कुन थे। पहले तो जोशे ट्वीट में उन्होंने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद कर डाली कि उन्होंने सानहे के लिए लफ्ज दहशतगर्द इस्तेमाल नहीं किया, जो कि सरासर गलत था। और आगे चलकर एक और ट्वीट में आईसीसी को यह तरगीब देती नजर आई कि न्यूजीलैंड में भी क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए। जाहिर है रद्द अमल को देखते हुए उन्होंने भी अपनी दोनों बातों पर यू टर्न लिया और तनकीद करने वालों पर बरसती रही। और एक और वजीर भी हैं जिनका जिक्र भी यहां बहुत जरूरी है। मोहतरमा ये समझती हैं कि वो और उनकी हुकूमत अल्लाह ताला की तरफ से इस कौम के लिए एक इनाम है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ऑन लाइटर नोट ये कहा जा रहा है कि जब से आपने ये वज़ारत संभाली मौसमियाती तब्दीली, खुशगवार तब्दीली आई है। बर्फबारी और बारिश के रिकॉर्ड टूट गए। आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मैं समझती हूँ कि मैंने कहीं पर एक हदीस पढ़ी हुई थी जिसका यही मतलब निकलता था कि अगर आपके हुक्मरान मुल्क में अच्छे आ जाएं तो आपके मुल्क में बारिशें जो हैं वो ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि नेक हुक्मरानों की यही मिसाल है। मोहतरमा सरदाज गुल साहिबा खुद पसंदी में शायद ये बात भूल गई कि उनकी इसी नेक नाम हुकूमत में भी कई वुज़रा करप्शन के इल्जामात पर नैब की इंक्वायरीज भुगत रहे हैं। एक इंक्वायरी जनाब वज़ीर आज़म पर भी खुली हुई है और एक जमीन पर मुबैना कब्जे के मुतालिक केस में खुद मोहतरमा वजीर साहिबा पर भी इत्तलात के मुताबिक इल्जामात हैं। गुज़िश्ता हफ्ते एक और इंकशाफ सामने आया और वो ये कि पिछली हुकूमतों पर तरक्याती फंड्स के नाम पर रिश्वत के ताने देने वाले जनाब इमरान खान ने ऐन वही किया जिसके खिलाफ वो नारे लगाते लगाते वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे थे। पहले ये देखिए कि एमएनएस को तरक्याती फंड्स जारी करने के बारे में उनके इलेक्शन से पहले के क्या तासुरात थे। आप एमएनए और एमपीए को जो डेवलपमेंट फंड मिलते हैं ये बंद कर देंगे। इस बार हमने कोई डेवलपमेंट फंड अपने एमएनए एमपीज को इसलिए नहीं देने कि यही है करप्शन यहां से शुरू होती है। कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं, एमपीज बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर एमएनएस बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वही गवर्नमेंट उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देती है और वो देखते देखते अरबोपति बन जाते हैं। ये सिस्टम ही गलत है। ये सिस्टम करप्शन को प्रमोट करता है। किसी एमएनए एमपीए को कभी डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेगा। अब से कोई डेवलपमेंट फंड एमपीए के पास नहीं जाएगा। जिनका काम है कानून साजी, एमपी और एमएनए, उनको डेवलपमेंट फंड मिल जाते हैं। कहीं दुनिया के अंदर एमएनए और एमपीए का काम डेवलपमेंट नहीं है। करप्शन ऊपर से शुरू होती है। तो हमने जो एक नई रवायत रखनी है, हमने ये जो लानत है ना डेवलपमेंट फंड्स की, ये इधर से करप्शन शुरू होती है। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर एमएनएस और एमपीएस को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? वो तो बल्दियात का काम होता है। एमपी का काम डेवलपमेंट नहीं होता। कई मगरब में सुना है कि एमपीज एमएनएस को डेवलपमेंट फंड मिले हैं, कहीं सुना है? कई दुनिया में यह नहीं होता। दूसरी जानिब अवाम के हर दिल अजीज वजीर जनाब असद उमर, जो इश्को मौसीकी के जरिए मईशत सुधारने का फन जानते हैं, गुज़िश्ता हफ्ते उनके हवाले से खबर आई थी कि महंगाई और बढ़ेगी। ऊपर से आज ही की खबर है कि तारीख में टैक्स खसारा इतना नहीं हुआ जितना अब है, और अगर कारकर्दगी भी यही रही तो इस साल के आखिर तक 450 अरब से भी तजावुज कर जाएगा।
और आवाम के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि जून से पहले गैस के बिल्स में मजीद इजाफे का इंदिया भी दिया जा चुका है। इन हालात में पंजाब की मासूम हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को हर मामले पर क्लीन चिट भी दिए जा रही है। जाहिर है फिर नेक हुक्मरानों को परेशानी तो लाहक होगी। शायद इसीलिए मरियम नवाज शरीफ के नाम और जाली दस्तखत से एक फेक खत भी सामने आ जाता है और कल से हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन पर लान तान करने वाले वजीरों की भी बयानबाजी उरूज पर है। वो पाकिस्तान में इलाज नहीं कराना चाहते, लेकिन उनकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो लंदन के इलाज में हुई। उस निज़ाम के ऊपर जिस पे वो 30 साल हुक्मरानी करते रहे, उनको एतमाद नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपने लाजमन बाहर जाना है और आपकी सेहत ख़राब है तो आप प्ली बारगेन में अप्लाई करें और नैब जो है वो उसकी कंसिडरेशन करें और आपसे जो है वो पैसे जितने बनते हैं पाकिस्तान के लोगों के। इस वक्त एक फरारी कैंप जो खुला हुआ है लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में, कि जहाँ पर आपके सारे ख़ानदान जो यहाँ से जाता है वो वहाँ पे चला जाता है, वो वापस ही नहीं आता। इनका यही मसला है कि अल्लाह के रसूल के वास्ते जमानत दिला। को डॉक्टर पसंद पाकिस्तान का, ना इनको दवाई पसंद, ना बिस्तर पसंद। मुझे बताएं इनका प्रॉब्लम क्या? 2 महीने से एक जगह इनकी सुई फंसी हुई है, बाहर जाना है और पूछ ले, भेज दें सारे किन्ने किन्ने जाना है बिलो के घर, भेजें सबको बिलो के घर। ये इनकी सियासत है। टेंट है फिश। हुक्मरान में हो तो टार्जन बनते हैं और इक़्तिदार से उतरते हैं तो टेंट है फिश हो जाते हैं। मेरी सबियत, मेरी जिंदगी लील थी गई है। मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। खोखर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अली नवाज़ अवान साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। MNA भी है, बहुत शुक्रिया अवान साहब आपका। जनाब अंसार अब्बासी साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशंस हैं द न्यूज़ के, मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब से हुकूमत की अब तक का जो कारहाय नुमाया है उसके ऊपर एवेल्यूएशन भी लेंगे। कुछ देर में मुस्लिम लीग नून से भी हमें अली मलिक अहमद खान साहब ज्वाइन करेंगे, उनका इंतज़ार रहेगा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं क्योंकि बहुत से इशूज़ हैं। ज़ाहिर बात है हुकूमत के वज़रा जो बयानबाजी करते रहे हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा अपनी जगह पर मौजूद है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। लेकिन एक बहुत अहम बात है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को बड़े कन्वीनियंटली डिस्टेंस करती है। वो है वो लफ्जी गोलाबारी जो कि शेख रशीद साहब करते हैं, जो कि फेडरल कैबिनेट का हिस्सा है, वफाकी वज़ीर रेलवे हैं। अब जब वो ये बातें करते हैं तो एक तासुर ये पैदा होता है और PTI के बहुत से रहनुमा कहते हैं कि नहीं वो उनकी बात उनसे जाने, वो जो मर्जी बात करते रहें। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर सवाल भी उठते हैं, वो काबिल एतराज़ भी होती हैं। क्या हुकूमत की कोई जिम्मेदारी इस हवाले से बनती है, क्योंकि वो वफाकी काबीना का हिस्सा है और हुकूमत जो है वो वफाकी काबीना के बगैर इनकम्प्लीट होती है। दैट्स हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने जो बात की है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से की, अब नहीं की, बहुत पहले से इस तरह की बातें करते रहे। लेकिन अब जो बात हाईलाइट हो रही है उसका रंग मुख्तलिफ है। क्या कहा शेख रशीद साहब ने, पहले सुन लेते हैं। बच्चा बच के खेले तो अच्छा है, बच्चा बच के खेले तो अच्छा है, वरना सियासी तौर पर मेरे हाथों मारा जाएगा। लोग बीच में पड़ गए हैं, पहले भी मैंने माफ कर दिया था, रात भी लोगों ने माफ की, क्या कि माफ कर दो, जाओ माफ किया। लोग बीच में पड़े हैं, मैंने कहा जाओ छोड़ दिया, माफ किया। तीसरी दफा के बाद गुंजाइश नहीं। खोखर साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा। शेख रशीद साहब के बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, या जो उनके बारे में बहुत से लोग इवन PTI के इस्तेमाल करते थे कि ये देखिए इनकी तो टांगा पार्टी है, एक शख्स की पार्टी है, एक सीट की पार्टी है। बेशक वो वफाकी काबीना का हिस्सा है, ये वो बातें हैं जो कि बहुत से PTI के लोग भी कहते रहे। मेरा सवाल ये है, इतनी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक शख्सियत आपके चेयरमैन के हवाले से इस तरह की बात करती है, उनको टेक ऑन करें, कॉल इज ब्लफ, क्योंकि ये तो फिर बहुत से लोग ऐसी बातें करते रहेंगे, बहुत से लोगों को खामखा अहमियत मिलती रहेगी, सवाल उठाते रहेंगे। और ये कौन लोग हैं जो कि आपकी तरफ से, आपके कायद की तरफ से जाके, पीपल्स पार्टी की तरफ से जाके बीच में पड़ जाते हैं और शेख साहब कहते हैं कन्वीनियंटली नहीं मैंने माफ़ कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये मुनीब भाई के शेख साहब माफ़ करने वाले अपने पेडेस्टल पर अपने आप को रख क्यों रहे हैं? क्या वो इतनी कोई बड़ी शख्सियत है कि उनसे एक खौफ का माहौल है, कोई उनसे सहमे रहते हैं लोग कि वो ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि वो माफ़ कर दिया उन्होंने? बहरतौर मैं कोई शेख साहब के बारे में इतनी ज़्यादा गुफ्तगू करना नहीं चाहता, ना ही उनको इतनी अहमियत देता हूँ, क्योंकि उनकी सारी की सारी जो सियासी ज़िंदगी है और सियासी तारीख़ है वो इस तरह की गुफ्तगू से भरी पड़ी है
कई मौके आए जिसमें उन्होंने अपने किए हुए और कहे हुए अल्फाज के ऊपर माफ़ी भी मांगी, शर्मिंदा भी हुए, लेकिन फिर दोबारा कुछ ही अरसे बाद वो इसी तरह की गुफ्तगू कर देते हैं। आप कह रहे थे कि हम टेक ऑन क्यों नहीं करते। अब गुजारिश ये है कि टेक ऑन से फिर मुराद क्या है। टेक ऑन से अगर ये अखज़ कर लिया जाए कि हम कोई उसी तरह की गलाजत से भरी हुई गुफ्तगू करेंगे जिस तरह शेख रशीद साहब करते हैं, तो हम नहीं कर सकते। माजरत, हम नहीं कर सकते और ना ही हम करेंगे, ना हमारी पार्टी के अंदर किसी भी शख्स की सर सवाल ये होगा ना सर कि वो कह रहे हैं कि मैं सियासी तौर पर एलिमिनेट कर दूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी को, तो ऐसी कोई शख्स जो कि आपके चेयरपर्सन को कह रहा है, आपको कहना चाहिए भाई करके दिखाओ। फिर देखिए, अब नहीं, हम तो उस रिटोरिक में और इस तरह की गुफ्तगू में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों में काफ़ी गम गुस्सा है और उस जो उन्होंने धमकी दी, एक पर्सनलाइज्ड किस्म की उन्होंने धमकी दी, उसके ऊपर कानूनी चाराजोई का भी हम गौर कर रहे हैं। और अगर किसी वर्कर की तरफ से कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार ना क़यादत है ना हम है। हमने कभी भी इस तरह का रवैया उसको प्रमोट नहीं किया विद इन द पार्टी, बल्कि मैं तो आपको आप रिसेंट हिस्ट्री भी अगर आप उठाकर देख लें तो उसके अंदर कई ऐसे मौके आए जिसमें हम अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें मार्केट के अंदर मौजूद थी, लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं की, ना ही बिलावल भुट्टो साहब ने इस्तेमाल की। हम ये समझते हैं कि सियासत इशूज़ के ऊपर होनी चाहिए। इशूज़ के अलावा हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफ ज़रूर हैं, सियासी दुश्मन नहीं है। ये एक बुनियादी चीज़ है पॉलिटिकल कल्चर में जो लोगों को समझनी चाहिए। शेख साहब अब नहीं समझते, खुदा ना करे ऐसा कभी हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कारकुनों ने फिर ये बात किसी और तरीके से समझाए। ओके, जो आप बात कह रहे हैं वो भी अलार्मिंग है, ज़ाहिर बात है। आप कह रहे हैं कि आपके किसी कारकुन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता और हर कारकुन के ऊपर टेक्निकली हो भी नहीं सकता। अवान साहब ये फरमाइएगा, ये अपनी जगह पर बात मौजूद है, आप मुआविज़े खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, आप बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर भी साथ होते होंगे। जो माहौल है ये तासुर क्यों उभर रहा है कि जब हुकूमत किसी बहुत बड़े फ्रंट के ऊपर नेशनल यूनिटी दिखाती है, अपोजिशन भी साथ खड़ी होगी, रिसेंटली भी दिखाई, उसका जिक्र भी आप भी मौजूद थे, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर हुआ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एज सून एज के हम उस चीज़ से निकलते हैं वो उतनी हॉस्टिलिटी आ जाती है। शेख रशीद साहब की बात अपनी जगह, लेकिन बाकी भी वुज़रा उनके पास शायद और कुछ करने के लिए होता नहीं है, वो ज़्यादा बात ऑपोजिशन के हवाले से करते हैं। ये तासुर क्यों उभर रहा है कि गवर्नमेंट अपनी डिलीवरी के ऊपर जोर नहीं देती, तनकीद के ऊपर ज्यादा दे रही है, ऑपोजिशन की बैशिंग के ऊपर ज्यादा जोर दे रही है? थैंक यू मुनीब। ये देखें, मैं तो चाहता हूँ कि मुनीब भी प्रोग्राम करें जो आवाम को मसाइल सामने पेश आ रहे हैं कि महंगाई का है, गैस टैरिफ्स है। मैं समझता हूँ कि जो एस्केलेशन है उस पर टॉक शोज होने चाहिए, पर मीडिया भी पूरा मीडिया नहीं, कुछ उसमें हिस्सा वो ऐसी चीज़ों को आगे उठाता है। देखें, अगर आप शेख रशीद साहब ने अगर ये बात की है, उससे पहले अगर बिलावल भुट्टो ने उनका नाम लिया है, ये इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि मीडिया इसको इतना हाईलाइट करे, पर मीडिया अगर स्पेशल इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा है तो उसके ऊपर फिर सियासत होगी, उसके ऊपर बैशिंग होगी दोनों साइड्स पे। तो हमें एक अच्छी पिक्चर देनी चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि असेंबली की परफॉर्मेंस पे बात हो, हम तो चाहते हैं सेनेट की परफॉर्मेंस पे बात हो, हम तो कहते हैं कि हम जो बात करते हैं कि डिवॉल्व होनी चाहिए पावर्स, लोकल गवर्नमेंट की बात होनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, हम उसके ऊपर शोज नहीं करते। हम हेल्थ पे बात करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं पुलिस रिफॉर्म से बात। इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, उस इंसिडेंट्स में 15 दिन मीडिया बड़ा उस पर रहता है, पर उसका फॉलोअप भी लेना चाहिए ना। तो इतना बड़ा जैसे साहिवाल का इंसिडेंट हुआ है, उससे पहले मॉडल टाउन का, उससे बहुत बड़ा इंसिडेंट है, हमें उसे कुछ सीखना चाहिए। मीडिया को उसमें रोल प्ले करना चाहिए। जब सियासी जमातें सारी कह रही है ये गलत हो रहा है और आपके पास असेंबली का फोरम है, तो व्हाई नॉट हम सारे लोग बैठ के पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें और मीडिया उसमें लीड ले। आप जो फरमा रहे हैं वो आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। सिंध साहब ने कहा कि सारा मीडिया नहीं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन फ्रैंकली बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर आपकी तवज्जो दिलाई जाती है, आपकी गवर्नेंस या आपकी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दिलाई जाती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसके ऊपर तवज्जो दिलाई जाती है, बट ये जो बातें हैं इनकी अहमियत इसलिए हो जाती है कि वो आपके एलाय हैं। एक शख्स जो कि फेडरल कैबिनेट का हिस्सा है, वो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मीडिया कन्वीनियंटली इसको इग्नोर करे, तो सर शायद मैं तो किसी के, अब आप कहेंगे तो ठीक है, आई वुड थिंक ट्वाइस, बट हर कोई नहीं करेगा। दिस विल मेक अ न्यूज और खबर होगी क्या? मुझे बताइए, आप इसके ऊपर बात तो करेंगे, आप इसके ऊपर बात तो करेंगे।
मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि आप मुनीम, ये तो प्रायोरिटी आपने सेट करनी है ना। आप ये समझ के ये प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त आज शाम जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहे हैं, सबसे बड़ा मसला शेख रशीद का बयान है या बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने अली भाई की ना, उसी के जवाब में शेख साहब ने ये सब कुछ शुरू कर दिया। इशू की बात बिलावल भुट्टो जरदारी अगर हम इसे हाईलाइट करेंगे तो उस पर ये चीजें चलती रहेंगी। बट फिर मैं एक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, फिर हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए मुनीब भाई, हमें आगे की तरफ मूव करना चाहिए। बात करें, मुझे अच्छा लगेगा आप इन्फ्लेशन पे बात करें, आप फिजिकल डेफिसिट पे बात करें, आप करंट अकाउंट डेफिसिट पे बात करें, गैस टैरिफ पे बात करें, ये बाकी लोगों के मसाइल हैं। अभी IRA का जो सर्वे आया है बिल्कुल उसके ऊपर बात करें कि उनके ऊपर जो पिन पॉइंट किए हैं उन्होंने कि जी इन जगह पे लोगों के जॉब ठीक हो गया, ठीक हो, ये आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। देखिए जो पॉजिटिव जो बात आप कह रहे हैं वो अपनी जगह पर दुरुस्त भी है, उसकी बात उसको भी पूरी तौर पर एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन अगर आप ये फरमाएंगे कि एक बहुत बड़ी पार्टी के चेयरपर्सन जब एक कौमी इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, उसका जवाब फेडरल कैबिनेट का एक मेंबर जो कि आपके अलाए हैं वो इस तरह से देंगे, तो फिर उसके ऊपर प्रोग्राम भी होंगे, सवाल भी उठेंगे। मूविंग ऑन टू अंसार भाई, ठीक है, ये मैं मुनीब भाई लोगों पे छोड़ता हूं। चले ठीक है, फेयर एनफ। मैं दोबारा इस पे आते हैं। अंसार भाई साहब आप फरमाइएगा, ठीक है हुकूमत की परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन मैंने अली नवाज वान साहब से भी यही पूछा था, ये तासुर है, ये तासुर ठीक है गलत है? क्या एक कोई शख्स ये तासुर लेकर चल रहा है या ओवरऑल है कि हुकूमत की वो अपने उस हनीमून पीरियड से भी अब आगे आ चुकी है? बैशिंग अभी तक वही हो रही है, ऑपोजिशन के पास एक नारा है, एक तरफा एहतसाब का रोना है, हुकूमत के पास ये है कि ये सब दूसरी साइड पर जो बैठे हैं ये फाइनेंशियली इनकॉम्पिटेंट लोग हैं या करप्ट लोग हैं, इनका एहतसाब जरूरी है। बात इससे आगे बढ़ नहीं रही। ये तासुर दुरुस्त है या नहीं है, या इसमें सिर्फ आप समझे अगर मीडिया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखें, मेरा ख्याल है कि जो शुरू के हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे पहले कोई 5-6 महीने, और उसमें एक एग्रेशन, एक जो माइंडसेट था वो डोमिनेंट था PTI में, जिनकी जो कि एक रूलिंग पार्टी थी। और आपको पता है कि रूलिंग पार्टी तो ज़्यादा अगर बिकॉज आपकी गवर्नमेंट होती है तो आपने तो ठंडे तरीके से मामला चलाने होते हैं और आपकी ख्वाहिश ये होती है कि गर्मा गर्मी ना हो। लेकिन एक माइंडसेट PTI की गवर्नमेंट में डेफिनेटली है, अभी भी है, लेकिन उसमें वो एग्रेशन टूवर्ड्स अपोजिशन के जी आप चोर डाकू कहना, और ताकि मामला बिल्कुल ठंडे ना हों। और इसीलिए आप देखें कि असेंबली चल नहीं पाई तकरीबन इनिशियल 6 मंथ्स, और ये अभी जब वाक़या हुआ इंडिया के साथ तो फिर आके थोड़े से हालात बेहतर हुए। तो मेरी ज़ाती राय में जो एग्रेशन पहले था, जिस तरह 2-3 लोग इनके ख़ास तौर पे, जैसे शेख रशीद साहब की आपने ख़ुद बात की, इसी लिहाज से जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फेडरल लेवल के ऊपर, और जो पंजाब गवर्नमेंट में थे चौहान साहब, वो तो अब चले गए, इन तीनों की जो ज़ुबान होती थी या जो एग्रेशन था ये बहुत ज़्यादा था। और मेरे लिए जो शॉकिंग था कि उसमें कभी कभार प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो बात करते थे वो भी लगता था कि वो ज़्यादा ही इज़ मोर कन्विंस्ड विद दिस माइंडसेट, जो एग्रेशन वाला माइंडसेट है। और जो मैं ये समझता हूँ कि जो कैटर करता है बेसिकली जो सोशल मीडिया का जो माइंडसेट है ना कि जी चोर डाकू कहेंगे और फिर यही बात आगे चलती रहे। लेकिन देखें, गवर्नमेंट एक बड़ा सीरियस मामला है हुकूमतों को चलाना। तो मुझे लगता ऐसे है कि शायद अब वो एलिमेंट्स जो ये चाहते हैं कि जी अगर हम इसी लड़ाई में पड़े रहे, तो जैसे अली आवान साहब कह रहे थे ना कि देखें जो बड़े बड़े मसले हैं उनको फिर किस तरह आप हल कर सकेंगे अगर आप इन्हीं लड़ाइयों में पड़े रहे। बिकॉज आप पूरे के पूरे मैनिफेस्टो को देखें तो मोहताज है इनका मैनिफेस्टो PTI का मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर, और उसके लिए आपको बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ भी बनानी है, उसके लिए आपको लेजिस्लेशन भी करनी है, उसके लिए बहुत से केसेस में आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स भी करनी है। मुझे ये बताएं कि अगर आप वो नहीं करेंगे, और जो कुछ नहीं हुआ अभी तक, देखें इसीलिए नहीं हुआ, आज तक एक लॉ पास नहीं हो सका, वो इसीलिए नहीं हुआ कि इस किस्म की अगर आप पॉलिसी अपनाए रखेंगे तो ये मुल्क आगे नहीं चलेगा, इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। आप जितनी अच्छी, मैं कहता हूँ कि असद उमर साहब दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेके आ जाएं, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ये मामला आगे नहीं चलेंगे। गवर्नेंस के हालात भी मैं आपको बताऊँ यही होता है कि जी गवर्नेंस के हालात भी, और उसमें मेरा एक और उसमें व्यू पॉइंट है जो कि आई होप के अल्लाह करे ये अंडरस्टैंड कर जाएँ गवर्नमेंट, चूँकि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। देखें, आज तो थोड़ा सा डेविएट कर जाएगी आपकी इस मौजू से, नैब जब तक है और जो नैब का जो कंडक्ट है अगर ये इसी तरह जारी रहा,
ना ब्यूरोक्रेसी ने काम करना है, ना इस मुल्क सर में उससे तो investment हाथ और उठा लिया ना, कारोबार हुकूमत होंगे, कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक ना नहीं ही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है नैब से, वो कहते हैं हमने तो दर्जा 4M का मुलाजिम नहीं रखा है, लेकिन सब नैब पुराना को तरीके ठीक से करना, चल रहे हैं। देखें नैब को ठीक करना के ताल्लुक इनका है। जो काम पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, जो काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया, वो इनको करना चाहिए। बिकॉज अगर ये नहीं किया तो देखें जिस किस्म का जो भी देखें अब तक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी का जो हालात है, और अभी जो ब्रिगेडियर हसन मुनीर साहब की जो डेथ हुई है उसके बाद तो और सवाल पैदा हो गए, और सवाल पैदा हो गए। बिल्कुल ठीक। और उस मैं सर इसके ऊपर मैं मजीद भी आता हूं। मुझे मलिक अहमद खान साहब ने ज्वाइन किया है, जो जिन इश्यूज की तरफ अली नवाज अवान साहब ने कहा था कि उन पर तवज्जो देनी चाहिए और उन पर भी बात होनी चाहिए। साहब तवज्जो तो है, लेकिन क्या हो कि जब मुल्क के वफाकी वज़ीर ख़जाना खुद नेशनल असम्बली के अंदर बजाय पॉलिसी रिफॉर्म्स देने के वो बिलावल भुट्टो की अंग्रेज़ी के ऊपर बात करें या ये कहें कि उन्होंने दुश्मन मुल्क का एजेंडा प्रेजेंट किया है, वहाँ पर पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में आप बात कब करेंगे? आपने ऐवान की बात की, तो ऐवान के अंदर तो फिर जो डिस्कस हुआ वो सियासी जमातों ने किया, क्या हुकूमत की तरफ से हो या क्या अपोजिशन की तरफ से, बात फिर उसी पे होगी। एक ब्रेक लेते हैं, मलिक अहमद खान साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया, और साथ रहिएगा। अहमद खान साहब, बात यह है, वैसे तो अब हर कोई ये कहता है बड़े मीडिया शेख रशीद साहब की बातों को अहमियत नहीं देते, अहमियत दी जाती है, वो अहमियत लेते हैं, दिखाई जाती है बातें, पता नहीं सारे ये क्यों कहते हैं उनकी बातों को अहमियत ही दी जाती, वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा है। बहरहाल जो वो बातें कहते हैं उनको बेशक टेसिडली लेकिन हुकूमत भी एक्नॉलेज करती है, रिकग्नाइज करती है और कहती है ज़बरदस्त काम हो रहा है जो शेख रशीद साहब कहते हैं। शेख रशीद साहब ने आज, वैसे ये पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने ना मरियम बीबी को, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब को, ना जरदारी साहब को, किसी को कभी मैंने नहीं सुना कि उन्होंने NRO मांगा है, लेकिन या कोई गुंजाइश मांगी है। शहबाज शरीफ साहब को वो कहते हैं मैंने सुना भी है, देखा भी है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखिए, अपना मुनीब फिल्म के अंदर एक रोल किसी हीरो सलमान खान, अमिताभ बच्चन किसी को होता है, किसी सिल्वेस्टर स्टेलोन का होता है, एक कोई अमरीश पुरी भी होता है बीच में, और एक जॉनी लीवर भी होता है। मैं आई वोंट कमेंट ऑन शेख रशीद, इतनी गैर संजीदा बात करते हैं। बिल्कुल वो एक पॉलिटिकल अरीना में कुछ हंसने हंसाने वाले लोग होते हैं, उनमें उन्होंने अपना शुमार खुद करवाया है और बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और वो पता नहीं शायद समझते हैं कि इस तरह के जुमले जो कि बिल्कुल ही गैर सियासी और गैर पार्लिमानी होते हैं, जिस पे लोगों की तज़हीक होती है, इस तरह के करने जुमले कसने से जो किसी को सियासी धमकी दे रहे होंगे वो तो चले शायद गैर पार्लिमानी है, या जो बातें पर्सनल लोहियत की होंगी वो तो शायद गैर पार्लिमानी है। ये बात हमारे मुल्क में तारीख तो नहीं है ना गुंजाइशें तल्ब करने की या गुंजाइशें लेने की, ये उन्होंने बात की है, ये इसमें गैर सियासी या गैर संजीदा बात देखिए उसमें देखे ना फैक्ट होगा या होगा या नहीं होगा। शेख रशीद खुद किस चीज़ की प्रोडक्शन है, ज़रा बताएं ना कि शेख रशीद किस सिलसिले में अपने आप को एग्जोनरेट करा सकते हैं। अगर जनरल ज़िया के टाइम के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास हुकूमत का सिलसिला बना तो शेख रशीद पार्ट एंड पार्सल थे, बल्कि मेन प्लेस में थे। जनरल मुशर्रफ के पास मेन प्लेस में थे, तो वो तो हमेशा प्लेस्ड होते हैं, वो तो अपनी उनकी ना को पॉलिटिकल वर्थ है, ना उनकी अपनी कोई सियासी हैसियत है। बिल्कुल कतन गलत बात करते हैं। लोगों की पगड़ियाँ उछालने से अपना कद थोड़ी बड़ा होगा, अच्छा ऐसे थोड़ी है। ठीक, मतलब शेख रशीद अब बात करें और बिलावल भुट्टो पे करें जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, या शेख रशीद बात करें तो मियाँ शहबाज शरीफ पर करें, ये सिर्फ उनकी कोशिश होती है कि अपना सियासी कद कैसे बड़ा करना है। अदरवाइज उनकी हिज कमेंट नेवर मेरिट्स अ कमेंट, उनकी कभी किसी बयान के ऊपर कोई बयान नहीं देना। हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। अगर किसी का देखिए, अगर हुकूमत का कोई ताल्लुक है, कहती है हमारा कोई ताल्लुक नहीं, मैं समझता हूं अगर हुकूमत के साथ शेख रशीद का कोई ताल्लुक होगा तो इस मलबे का जो बोझ हुकूमत पे पड़ना है ये ताल्लुक जरूर हो सकता है। अच्छा, इसको डिस्टेबलाइज कराने में वो जरूर आएंगे। कोकर साहब, वैसे तो आजकल आपकी जमात जिस हद तक जो PMLN का कम से कम मियाँ साहब की सेहत के हवाले से जो दिफा है या जो वो फ्रंट है वो पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा एग्रेसिवली संभाला है, लेकिन नोइंग द हिस्ट्री अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि तारीख का हिस्सा है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये बात सच तो नहीं हो सकती ना आजकल के दौर के अंदर के हुकूमत से, PTI की हुकूमत से PMLN का कोई सदर मांग रहा होगा किसी किस्म की गुंजाइश? देखिए, मेरा नहीं ख्याल अगर इस मौके पर PMLN की लीडरशिप अगर कोई ऐसी गुफ्तगू में इंगेज होती है और कोई बेनिफिट हासिल होती है तो ये एक पॉलिटिकल सुसाइड के मुतरादिफ होगा। और हमारी जो मुलाकात हुई है, मैं बिलावल भुट्टो साहब के साथ था जिस वक्त नवाज शरीफ से वो मिलने गए,
उस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब गो जिस्मानी तौर पर तो कमज़ोर नज़र आए, लेकिन जहनी तौर पर वो मजबूत एहसाब और एक पुरएतमाद शख्सियत के तौर पर दिखाई दिए। और उनकी गुफ्तगू से जितनी देर हम वहाँ रहे, उस गुफ्तगू से कतन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो शायद कोई NRO की तलाश में है। बल्कि उसके बाद जब बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेल के बाहर, तो उनसे भी उस वक्त यही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि 11.5 साल मेरे वालिद ने जेल काटी और कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन हमने इस तरह की खबरें ना सुनी हो, रूमर्स ना सुनी हो, अफवाहें ना सुनी हो कि जी कि आज डील हो गई, कल डील होने जा रही है, अगले हफ्ते डील होने जा रही है। तो ये एक इसके अंदर एक एलिमेंट गैर यकीनी की फिजा फैलाने का वालों का भी होता है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि एक खत जो है मरियम साहिबा का, वो सोशल मीडिया के ऊपर, वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब के हुकूमत के ट्विटर अकाउंट से इधर उधर जा रहा था, जिस पे वो मादरत भी कर चुके हैं। हाँ, वो उन्होंने एक हुकूमत के जो मुशीर है उन्होंने ट्वीट कर दिया बगैर जांच पड़ताल किए और एग्जैक्टली तो अब इस तरह की हुकूमत की तरफ से किए जाना काफ़ी हैरान कुन था। बार तौर मेरी नज़र में जो जिस तरह अली भाई पहले गुफ्तगू कर रहे थे, सियासत रिवॉल्व करनी चाहिए अवाम के इश्यूज के इर्द गिर्द, लेकिन माजरत के साथ हमने जो पिछले चंद महीने में देखा है वो यही देखा है कि हुकूमत से जब भी हम इनकी कारकर्दगी के बारे में सवाल करते हैं, अगर हम इनसे पूछते हैं मईशत ठीक काम क्यों नहीं कर रही, जवाब आता है आगे से चोर डाकू करप्शन। अगर हम इनसे पूछते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो बिजली गैस कीमतें, बिजली की गैस और कीमतें ऊपर गई वो क्यों गई, आगे से जवाब आता है करप्शन। तो ये खुद इश्यूज की सियासत करना नहीं चाहते। आज की अगर आप खबर उठाकर देखें तो इस वक्त हेडलाइंस हैं कि FBR रिकॉर्ड शॉर्टफॉल, पाकिस्तान की तारीख में 450 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है FBR को टैक्स कलेक्शन। अब ये बात खान साहब की आप स्टेटमेंट को जरा मद्देनजर रखिए। एक सेकंड मुझे जरा मुकम्मल कर लेने दीजिए। खान साहब की स्टेटमेंट को आप सामने रखिए कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये टैक्स लोग इसलिए नहीं देते कि ईमानदार और सच्चा हुक्मरान नहीं है। तो आज जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फॉल है, जो शॉर्टेज है टैक्स की, वो क्यों है? अली नवाज खान साहब से पूछ लेना, आपके साथ बैठे हैं वो, उन्होंने पहले ही कहा है। देखिए जो बात फैक्ट है वो कहते हैं IRI का सर्वे बताएं, उसका हवाला जरूर दें। वो फैक्ट है कि 57% लोग, उनका कॉन्फिडेंस है वज़ीर आज़म इमरान खान अगर मुझे इसके ऊपर कमेंट करने दें प्लीज, अगर इजाजत दें तो। वो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा है लाजमी मेंशन की जाए और मैंने किया है। उन्होंने कहा 56% लोग इस हुकूमत पे कॉन्फिडेंस रखते हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि अगले 1-2 साल में डिलीवर करेगी हुकूमत अपने वादों पर। तो अली भाई हमारे नाराज हो जाएंगे हमसे अगर मैंने ये फैक्ट सामने न रखा। मुनीर भाई हम नहीं होते आपसे नाराज, फिक्र ना करें। हमने इसी शहर में रहना है भाईजान। अच्छा हमें आप कर रहे हैं, डरा रहे हैं आप मुनीर भाई। अच्छा 2-3 चीजें मलिक अहमद साहब ने जो बात की, देखें फिर मैं यही कहूँगा अक्रॉस दी बोर्ड है। अगर हम चार्ली चैपलिन ढूंढने लग जाएं, सुल्तान राय ढूंढने लग जाएं, हुमायूं कुरैशी ढूंढने लग जाएं, तो मैं बिल्कुल नाम लेके आपको बता सकता हूँ ये अक्रॉस दी बोर्ड है। हमने बहुत इजीली ढूंढेंगे सर। हमारे हमने तो बात दूसरी तरफ चाहिए अहमद भाई, बात तो सुने। हमने तो सिर्फ एक जॉनी लीवर की निशानदेही की, आप बाकियों की कर दे। उसका ताल्लुक आपकी पार्टी से नहीं है अली भाई, छोड़े ना। सर छोड़ो जॉनी लीवर, सर छोड़ो, थोड़ी पार्टी नहीं है। बाकी जो आपने ढूंढना ढूंढे, तो मैं यही और हमें भी बताएं, हम टैग करेंगे आपके साथ भाई। फिर मैं इस पे यही बात करने की कोशिश कर रहा था कि क्रॉस पार्टीज में देखे ना, अब पिछली अगर आप हुकूमत उठा के देख लें, जो औरतों के बारे में लोगों ने कमेंट्स किए हैं वो आज तक किसी और असेंबली में हुए ही नहीं थे। जिस तरह पर्सनलाइज बातें की गई हैं, जो शेरो शायरी की गई है, अगर मैं उसको याद करूं तो बहुत, मैं कह रहा हूं आगे चलते हैं अहमद भाई, अच्छे खासे डिसेंट आदमी, तो ये ढूंढ लें अपनी सफों में सारे चार्ली चैपलिन वगैरह। तो मैं इससे आगे बढ़ता हूं। फिर दूसरी बात की मुस्तफा भाई ने, देखिए आपने बात की, देखिए अगर र्यूमर्स उठते क्यों है, र्यूमर्स का हमेशा कोई पस मंजर होता है, कोई हिस्ट्री होती है। अगर हम ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब के नाम से कोई बात हो रही है तो कोई ना कोई पस मंजर है ना, कि यही डील करके जद्दा गए थे 2000 आपके बाद जो NRO मिला था मुशर्रफ साहब से, डील हुई थी, अच्छी हुई थी बुरी हुई थी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। हर चीज का एक पस मंजर होता है जिसकी वजह से आगे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने पीछे भी ये किया हुआ है तो ये आइंदा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी बात आपने की, जो मुस्तफा भाई ने की, जो असल बात है करने वाली, ठीक है, इन्होंने सिर्फ एक फैक्ट बताया कि सबसे ज्यादा आपका फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, जो रिकॉर्ड हाई जा रहा है। तो जो हमें विरसे में मिला था 2.43 ट्रिलियन रुपीस मिला था। और एक चीज मैं उससे आगे करता हूं कि जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूं, ये जो हमारा लास्ट ईयर का 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था,
उससे ये फिजिकल डेफिसिट कम होगा। बात मैं ये आपको बता के जा रहा हूँ कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है मुनीब भाई, जो हमें मिला था, मैं सर अगर आपकी बातें सारी मान लूं, मुझे ये बताएं, लॉक करें, ये जो 57% 12,13 ये मैं आपको परफॉर्मेंस। सर मेरी अर्ज सुन लेना, भाई आपको वैसी सियासी बातें अच्छी लगती हैं, आप भी नहीं चाहते कि हम नहीं मैं बिल्कुल चाहता हूं, आपने बात की, मैं वही कह रहा हूं ना, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो बातें आपने फरमाई हैं, मैं अगर उन तमाम बातों को दुरुस्त तस्लीम किया जाए, आप भी हल्के का वोट लेकर आए ना, लोग कब आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप उन्हें इवेंचुअली रिलीफ देंगे? जो इन्फ्लेशन ऊपर गया है या जा रहा है या टैक्स कलेक्शन कम हुई है, उसका जवाब लोगों के पास क्या है? आपके लिए क्या जवाब देंगे उन्हें? सर मैं यही कह रहा हूं, और जिस तरह IRI सर्वे में बात हुई है, लोग हमें 2 साल देने के लिए तैयार हैं, और मैं ये कह रहा हूं इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद से आप बेहतरी देखना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे इस साल ये फाइनेंशियल ईयर जब हम क्लोज करेंगे, जितने चीजें हमें मिली थी, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट था, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट था, चाहे वो आपका टोटल डेट सर्विसिंग में जितना हम लोन पैसे पे कर रहे हैं, अगर हम देखें कि बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो सही सिमत की तरफ जाने लग जाएंगे, और ये मैं आपको बता रहा हूँ जाने की तरफ शुरू हो गए हैं। ठीक है, आपका इंशाल्लाह ताला आप देखें रेमिटेंस आपकी बढ़ जाएंगी, अभी आप देखते जाइएगा इंशाल्लाह ताला। देखें पिछली गवर्नमेंट में हाईएस्ट GST थी आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, जब ऑयल $35 पे आया हुआ था, हमारे पहले 3 महीने में हमने 2.75% GST रखी है। ठीक हो गया। और आज भी अगर GST 17% है, जो उनकी 28%, तो ये बेहतरी की तरफ है। आप कह रहे हैं बेहतरी की तरफ, आप कह रहे हैं ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। सर मैंने आपकी बड़ी अली भाई तफसील से आपने बात फरमाई, आप कह रहे हैं बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रहा है। मैं बहुत मशकूर हूं मुनीब भाई आपको। नहीं आपने कहा ना आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मैं आपके जो केस है एज इट इज वो अब अवाम जाने बेहतरी की तरफ जा रहा है या नहीं, वो भी आपको जल्दी बताएंगे कि अवाम कह रही है कि वो कन्विंस्ड है इससे नहीं। मैं अंसारा भाई साहब के पास आना चाहूंगा। अंसारा भाई साहब, एक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है जो कि चाहे पिछली हुकूमत का हो, इस हुकूमत का हो, उस पर सवाल उठते हैं। मैं गुज़िश्ता रोज़ आपकी एक स्टोरी पढ़ रहा था, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनकी एनरोलमेंट के हवाले से था। स्टाइल ऑफ गवर्नेंस इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, ये एक सवाल है जो कि लोगों के सामने और लोग ये पूछते भी। आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक पंजाब की बात है, तो पंजाब में तो मैं आपको बता दूं कि हालात पहले से बहुत ख़राब हुए हैं, इसलिए कि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पावर सेंटर एक नहीं है, मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं। और फिर आप इवन मैं हैरान हूँ, पंजाब की तो बात इसलिए कि जी बहुत से चीफ मिनिस्टर्स हैं और वहाँ पे जो गवर्नेंस, इवन मैं आपको बताऊँ, कल परसों खबर पड़ रहा था कि RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के वहाँ पे मेडिसिन अब नहीं मिल रही लोगों को। यानी हैरान कुन बात है कि जहाँ पे कोई भी बंदा पहले जाता था तो उसका बाईपास इमरजेंसी में फ्री में बाईपास भी फौरी हो जाता था। लेकिन एनी हाउ फेडरल लेवल के ऊपर इमरान खान, मैं जैसे आपको मेरा ख्याल पहले भी कह चुका हूँ, मेरा ख्याल है कि जो गवर्नेंस के रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग मैं ही समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस में जो इमरान खान साहब की रही है, मेरा नहीं ख्याल कि उसका किसी दूसरे पॉलिटिशियन से कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एप्लीकेशन की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन की, तो आप ये देखें कि इंतहाई 6-7 महीने हो गए, आज तक एक भी रिफॉर्म, गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ एक को अप्रूवल मिला है कैबिनेट में, वो भी फेडरल सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट, लेकिन दैट विल फर्दर पॉलिटिसाइज द फेडरल सेक्रेटरीज, बिकॉज जब आप फेडरल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करेंगे तो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसमें मिनिस्टर की मर्जी शामिल होगी। 6 महीने बाद उसका आप रिव्यू करेंगे, उसका सारा, और अगर मिनिस्टर खुश हुआ तो फिर उसकी एक्सटेंशन होगी फॉर द रिमेनिंग जो भी टेन्योर होगा। अच्छा, इसके अलावा आप देखें, एक और जो बात मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हुसैन असगर साहब को पंजाब में लगाया एज एंटी करप्शन चीफ कि जी आपने करप्शन पूरी जो है पंजाब में उसको आपने चेक करना है, और उनकी अपनी रिप्यूट है, एक आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप ये देखें, आप हुसैन असगर से पूछें या जो एंटी करप्शन, इतनी बड़ी मुखालफत वहाँ पे उनकी हुई कि उनको चलने नहीं दिया, उनकी गवर्नमेंट ने नहीं चलने दिया, और शिकायतें आई प्राइम मिनिस्टर तक। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब को पता नहीं, और एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट से प्रोविंसेस के, उनकी पावर्स क्लिप कर दी गई कि आप फेडरल एम्प्लॉयज जो कि प्रोविंसेस में जो पोस्टेड हैं, आप उनके अगेंस्ट प्रोसीड नहीं कर सकते। और ये सारे को सारा फ्रस्ट्रेट करने के लिए एंटी करप्शन जो पंजाब का कर रहा था, उसकी एफर्ट्स को फ्रस्ट्रेट करने के लिए किया गया, और प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट इन्फॉर्म्ड, ये मैं आपको बता दूं।
और फिर जब हमने खबर की, सारा कुछ लिखा, तो प्राइम मिनिस्टर की दोबारा इंटरवेंशन हुई और मैं आपको वैसे बताऊं कि अब ये ऑर्डर दोबारा विड्रॉ हो गया। सो जब ऐसी बातें हों इस तरह की, तो देखें ये बातें इंक्वायरी डिमांड करती हैं। ये बातें जो लोग इस किस्म की बात करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल हुआ, फेडरल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के ऊपर बात हुई है ना। ये बातें अगर मैं दोहराऊंगा तो वो अली भाई को अच्छा नहीं लगेगा, वो कहेंगे यार आप सियासी बातें हैं उनको दोहराई जाते हैं। देखिए बात सुने, ये भी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है। डीपीओ पाकपतन से लेके आईजी इस्लामाबाद का भैंस के ऊपर तबादला होना, 2 आईजीज का तबादला होना, मुतअद्दिद ऐसे मामलात हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से है, जिनको उठाया गया है, जिनके ऊपर सवाल भी पूछे गए हैं। मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगा, एक और बहुत बड़ा सवाल जो कि इंतखाबात से पहले जिसको एक क्वेश्चन मार्क बना दिया था पाकिस्तान साफ ने, वो तब्दील हुआ है। उस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मलिक साहब आप बता दें, तनख्वाहें तो खैर बढ़ी नहीं, वो कोशिश तो बड़ी थी वज़ीर आला पंजाब की, लेकिन वो बढ़ी रही, प्राइम मिनिस्टर नाराज़ हो गए। आज वो वजाहत देने के लिए भी बहरहाल गए हुए थे। सवाल यही है, प्राइम मिनिस्टर फरमाते रहे कि ये जो MPs को MNAs को फंड्स होते हैं इनको रिश्वत गर्दाना गया, अब फंड्स देने की मंजूरी असूली तौर पर दी गई है। ये क्या है, डू यू थिंक देने चाहिए? क्योंकि आप तो कहते हैं, आप तो सपोर्ट करते हैं कि मिलने चाहिए। नहीं, देखिए मुनीब इसमें 2 बातें हैं। पहली फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग है, उसके मिनट्स निकालें। उसमें गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने ये बड़ा लाउड क्लेम किया बाहर आके, और उसके बाद उसके मिनट सर्कुलेट किए। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इतने अरब की बचत कर ली है। अब PSDP का वो हिस्सा जो कि MPs और MNAs के जरिए लगता था, अब वो बजट के ऊपर बोझ नहीं है, ये इतने अरब की बचत है। और अगर आज ये वफाकी नुमाइंदों से जो कि कौमी सेनेट के अरकान हैं या सूबाई असम्बली के, उनसे ये तजावीज़ लेकर उन तरक्याती कामों पर जाते हैं, तो फिर वो कहाँ से दे रहे हैं? मोहसिन शाह नवाज रांझा की एक पिटीशन है कोर्ट में आज, जिसमें उन्होंने कहा कि CPAC के फंड्स को डाइवर्ट कर रहे हैं ये, और 24 अरब रुपया दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये द मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स है, जिस पर ये अपना सारा नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और इसको करप्शन कहते। देखिए नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, इमरान खान शुड नॉट डू इट। आप कहते हैं हमारा तो हॉलमार्क को नहीं मिलने चाहिए। एक सेकंड, नहीं, हम बिल्कुल जी, मैं ये कहता हूँ हमारा तो हॉलमार्क था। हम कहते थे कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट है, और इसकी पहली और फोरमोस्ट ड्यूटी टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। हम तो देते थे कि अपने अरकान असेंबली निशानदेही करें, और ये कहते थे, लेकिन आप कहते हैं फंड्स डिविएट नहीं होनी चाहिए। अली भाई ब्रीफ कमेंट आपकी तरफ से, ये तो बड़ा अच्छा, इसके ऊपर तो एक्नॉलेज करना चाहिए ना। नहीं कर रहा था अहमद भाई से, मैं ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसकी खूबसूरती उसका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। मैं लोकल गवर्नमेंट से आया हूँ। इन्होंने देखे हमें क्या, मैं खिलाफ, मुझे एक बात बताएं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 लाख है, 22 यूनियन काउंसिल्स हैं, आप उल्टा लोगों को नाराज करेंगे। ये काम ही नहीं है MNAs का, MPs का। अहमद भाई को ये बात करनी चाहिए। तो क्यों दे रहे हैं अली भाई पे? उसकी मुखालफत दे गए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया है KP में, 30% हमारा जो डेवलपमेंट फंड है वो हमारे लोकल गवर्नमेंट थ्रू लगता है। पर जो पंजाब का और फेडरल का लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि सिस्टम आपके पास, आपको पता है मेट्रोपॉलिटन है, उसके ऊपर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का बोर्ड दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ऊपर कमीशन बैठा दिया, ठीक है, कोई पावर और कोई फंड एलोकेट नहीं किया उनको। तो 3 साल हो गए। मैं ये चीज के देखें, अली भाई समझा देना, दे रहे हैं या नहीं दे रहे, समझा देना जरा आसानी से। क्या कह रहे हैं सर? दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल मिल रहा है। मैं आपको इधर आके कह रहा हूं वो मिल रहा है, और वो क्यों मिल रहा है मैं आपको ये भी साथ बता रहा हूं, उसकी रीजनिंग दे रहा हूं। पर मैं अहमद भाई से ये एक्सपेक्ट कर रहा था, वो बात करते जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरी प्रोविजन दी है आइन की, वो बता देते। हम इस काबिल नहीं थे कि हम लोकल पावर डिवॉल्व नहीं करना चाहते थे, हम मुनीब भाई, मैं इसमें एक बात कर दूं, एंड करने दे मुझे एंड करने दे, फिर आगे भी जाना होगा क्योंकि आपने थोड़ा टाइम देना, क्योंकि तो मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं। पर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, क्योंकि हमारे इस्लामाबाद में कोई साल सवा साल बाद इलेक्शंस हैं, पंजाब में, बलूचिस्तान में अनाउंस हो गए हुए हैं, और KP में भी इंशाल्लाह ताला अगले साल होंगे। हम ये पैसा अगले फाइनेंशियल ईयर से लोकल गवर्नमेंट के थ्रू लगाना चाहेंगे। अच्छा, अगले फाइनेंशियल ईयर से मुस्तफा नवाज खोखर साहब, हाँ या ना, यू आर कन्विंस्ड विद दिस आर्गुमेंट? क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से इसको जस्टिफाई किया है कि क्यों दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर।
देखिए ऑफ कोर्स दे कांट जस्टिफाई एंड अली भाई ने भी अभी काफ़ी कोशिश की इस चीज़ को जस्टिफाई करने की, लेकिन व्हेन यू आर ऑन रिकॉर्ड, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कह बैठे हैं कि इस तरह के फंड्स देना ये एमएनएज और एमपीएस में करप्शन को प्रमोट करता है और अगर मैं हुकूमत में आया तो मैं कतन नहीं दूंगा, तो ऑन रिकॉर्ड है। अभी अपनी ही बात पर उन्होंने यू टर्न लिया है। और फिर इससे पहले आप एक और आपने हल्का सा इशारा किया जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त स्कूलों का स्कैंडल सामने आ गया, जिसकी पूरे मुल्क के अंदर तारीफ करते नहीं थकते थे, हर जलसे में कहते थे कि एनरोलमेंट खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ गई, आज उसका स्कैंडल सामने निकल आया। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर हुकूमत ने वादे कुछ किए, 100 डे प्लान, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, मीशत को तब्दील करना, कर्जे नहीं लेना, IMF के पैरों में जाके बैठ जाना, तो हर चीज के ऊपर कमोबेश इन्होंने एक यू टर्न लिया है। और अवाम से जो मैनिफेस्टो के अंदर जो प्रोमिसेस किए थे, मदीना की रियासत के अंदर कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस रियासत के होने का दावेदार दावे करने वाला पॉजिटिव यू टर्न कहेंगे ना, मैंने पॉजिटिव यू टर्न कहेंगे। अगर उनको इदराक हो गया कभी देना है, अंसार भाई साहब पॉजिटिव यू टर्न कहा जाए, फिर इसे इदराक है, अली रवान साहब ने कहा कि नहीं कोई वजह है इस वजह से दे रहे हैं, अगले माली साल में मुख्तलिफ होगा मामला। देखें, मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें जब आप प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो वो बात वही होती है जो पहले करते रहे हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं और चूँकि अब गवर्नमेंट आई है, देखें इन्होंने यही बात तो पहले भी कही थी KPK में, लेकिन KPK में डेवलपमेंट फंड्स दिए जाते रहे, किसी दूसरे नाम से दिए जाते रहे, और इसी लिहाज से अब भी ज़ाहिर दिए जाएंगे। और आगे मैं एक बात आपको बता दूँ कि इवन मैं कहता हूं कि आप जो प्रिंसिपल स्टांस है उसी के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन करना भी चाहें तो एक बहुत बड़ी हमारे इस मुल्क में एक बहुत बड़ा एक फ्लॉड, ये जो कहते हैं ना कि आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ला के तो ये बात इम्प्लीमेंट कर देंगे, लोकल बॉडी सिस्टम तो हमारे मुल्क में कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं। और ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, देखें आप जब इतना पैसा देंगे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, तो क्या हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का कोई ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर उस तरह है कि जो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है? वो नहीं कर सकेगा। सो ये अगर आप इस बारे में सिंसियर हैं तो फिर आपको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको कई साल चाहिए होंगे। ये ट्रांजिशन होगी, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कहेंगे जी कि हम MNAs को नहीं देंगे और हम आज से लोकल गवर्नमेंट जो हमारे होंगे उनको देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अली भाई को बुलाएंगे हम, सर अली नवाज साहब को बुलाएंगे, मेरा वक्त खत्म हो गया, उनको ही बुलाएंगे, अली भाई से पूछेंगे। मैं इनकी नियत के ऊपर नियत की बात नहीं कर रहा, नियत इनकी अच्छी है, मैं नियत की बात मैं नियत के ऊपर शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। लोकल गवर्नमेंट देखें, आप तो इस्लामाबाद में, अली भाई तो इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते थे ना, मेरा ताल्लुक फर्ज करें रूरल एरिया मरी में, वहां तो एग्जिस्ट ही नहीं करता सिस्टम कोई, वहां तो एक ऑफिशियल नहीं होता पूरी यूनियन काउंसिल में, आपको नजर कोई नहीं आता। सर कैपेसिटी बिल्डिंग की नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। सर आप कर दें, अली भाई आप करें, हम इंशाल्लाह बुलाएंगे। मलिक साहब ने नहीं की, खोकर साहब की जमात ने नहीं की, हम इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे अगले साल, आप ही होंगे और आप बताएंगे कि कैसे फंड्स आउट हो रहे हैं, यकीनी तौर पर आपको बुलाएंगे। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। अगले शो तक अहमद भाई को कहें अपनी सफर में चार्ली चैपलिन तलाश करें। वो आपने निशानदेही करनी है, मैंने आपको कर दी है। चले अगर कोई नहीं है चार्ली चैपलिन तो पीपल्स पार्टी की सफों में शायद नहीं है। बहुत शुक्रिया खोकर साहब आपका, मलिक अहमद खान साहब, अली नवाज अवान साहब और जनाब अंसार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, डिबेट हुई, आपने एवेल्यूएट करना है कि कैसी रही। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।